वेलकम टू जीएसजी कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर। करंट बेस्ड जीएससी की प्रैक्टिस सेट 10 साथ ही शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट 10 के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका, विश्व स्तर पर सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर किस देश के पास हैं? विकल्प में आपके सामने ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी चीन और डी जापान। साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका चीन। वर्तमान समय में चीन के पास सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर हैं और यह दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद नंबर आता है आपका यूएसए, देन जापान, फ्रांस एटसेट्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है आपके सामने। विकल्प ए परम 8000, बी परम शक्ति, सी परम ब्रह्म, डी परम युति। तो साथ ही इसका राइट आंसर है आपका परम 8000। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। उसके बाद अन्य कंप्यूटर बने जिनमें परम शक्ति है, परम ब्रह्मा है, परम युक्ति है, परम संगणक आदि को स्थापित किया गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। बताना है आपको विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विकल्प आपके सामने। ए बेरीबेरी, बी स्कर्वी, सी रिकेट्स, डी रतौंधी। साथियों, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपके लिए और परीक्षाओं में ऐसे विटामिन की कमी से होने वाले रोग अक्सर कर पूछे जाते हैं। रतौंधी नामक रोग है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। घेंघा, या जिसको गलघोंटू भी कहते हैं, गलकंड क्या कहते हैं, गलगंड नामक रोग किस मिनरल की कमी से होता है? किस मिनरल की कमी से होता है ये बताना आपको। विकल्प आपके सामने। ए आयोडीन, बी मैग्नीशियम, सी सोडियम, डी क्रोमियम। साथ ही घेंघा नामक रोग होता है वो आपके आयोडीन की कमी के कारण होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत ने चंद्रयान 3 किस तिथि को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी? भारत के चंद्रयान 3 ने, ये प्रश्न है। तो आपको पता है भारत का पहले चंद्रयान बन गया, फिर उसके बाद चंद्रयान 2 जो था उसको चंद्रमा पर लैंड कराने की कोशिश की थी भारत ने, लेकिन वो मिशन लैंड करते समय क्रैश कर गया था और अंत में चंद्रयान 3 के रूप में भारत को सफलता प्राप्त हुई। सॉफ्ट लैंडिंग की भारत ने। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बना था जिसने जो है भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की। और सबसे बड़ी बात यह है कि सॉफ्ट लैंडिंग की गई वो दक्षिणी ध्रुव पर जो पहुंचा, जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है, तो वहाँ पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया था विश्व का। तो ये लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई थी ये आपको बताना है। तो साथ ही इसका राइट आंसर है आपका 23 अगस्त 2023 को। और ये जो ऑर्बिटर जो गया था लैंडर, उसका नाम था आपका विक्रम। और इसमें एक छोटा सा एक आपका रोड टाइप का था, उसने जो है पृथ्वी वो चंद्रमा की सतह पर उतरकर चंद्रमा से नमूने लिए, परीक्षण किया, उसकी फोटो वगैरह खींची थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिस बिंदु पर विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की उस बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा? जिस बिंदु पर विक्रम लैंडर ने, जो चंद्रयान 3 था उसका लैंडर था विक्रम, उसने जो लैंडिंग की विक्रम ने, उस स्थान को, उस बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है जिस स्थान पर उसने लैंडिंग की उसको कुछ विशेष नाम दिया गया है।
विकल्प आपके सामने ए शिव शक्ति, बी शक्ति स्थल, सी तिरंगा स्थल और डी आपका दिव्य शक्ति। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका शिव शक्ति। जिस स्थान पर हमारा विक्रम लैंडर चंद्रमा की स्पेस को सरफेस को टच किया, उस बिंदु को नाम रखा गया शिव शक्ति। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, राज्यपाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 2 दिवसीय अटल मेले का शुभारंभ किया? 2 दिवसीय अटल मेले का शुभारंभ कहाँ पर किया, ये बताना है आपको। साथियों, ये स्थान है आपका लखनऊ। कहाँ पर किया गया? लखनऊ। ये प्रश्न का सीरियल आगे पीछे हो गया है, इसको हम देखते हैं बाद में। तो लखनऊ में जो है 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, ये सीरियल आगे पीछे हो गया, 7-8 पहले हो गया। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने ए गांधीनगर, बी भोपाल, सी जयपुर और डी कोलकाता। ये आपके ऑप्शन हैं, गांधीनगर, भोपाल, जयपुर और कोलकाता। आपको बताना है कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। साथ ही इसका आंसर है आपका कोलकाता शहर। जो एनसीआरबी है आपका, एनसीआरबी, इसने एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसने बताया है कि कोलकाता लगातार तीसरे साल भारत में सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा है, जहां महानगरों में प्रति लाख आबादी पर सबसे कम संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए हैं। और कोलकाता के बाद आपका पुणे शहर आता है और पुणे के बाद हैदराबाद का स्थान आता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में संत जो तमिल संत थे तिरुवल्लुवर, क्या नाम उनका? तिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तमिल संत थे तिरुवल्लुवर जी, उनकी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? विकल्प आपके सामने, ए अमेरिका, बी इटली, सी स्पेन और डी फ्रांस। साथ ही पहले आपको बता दें ये तिरुवल्लुवर जी क्या थे। तो ये तिरुवल्लुवर जी थे आपके, ये दक्षिण भारत के महान संत थे। इन्हें दक्षिण भारत का कबीर भी कहा जाता है। और संगम साहित्य में तिरुकुरल या कुराल नाम की जो ग्रंथ है उसकी रचना भी इन्होंने ही की थी। और इस तिरुकुरल जो ग्रंथ है इसकी विश्व के प्रमुख धर्मों की महान पुस्तकों में इसकी गिनती की जाती है। तो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया आपके फ्रांस में। और फ्रांस में एक स्थान है सेरगी नामक शहर है, सेरगी नामक शहर में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में दिव्य कला मेला, हाल ही में दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिव्य कला क्या है और उसका मेला का आयोजन कहाँ किया गया? पहले आप उत्तर दीजिए प्रश्न का, उसके बाद बात करते हैं इस दिव्य कला मेला के बारे में। विकल्प आपके सामने, ए सूरत, बी अहमदाबाद, सी गांधीनगर, डी बड़ोदरा। तो साथ ही इसका राइट आंसर है आपका सूरत। ये दिसंबर से जनवरी तक जो मेला चला है दिव्य कला मेला, इसका आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का जो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग है उसके द्वारा किया जाता है। और इस मेले में दिव्यांग उद्यमी और कारीगर, उनके द्वारा जो निर्मित उत्पाद होते हैं या जो शिल्प कौशल है उसको प्रदर्शित करने का एक अनूठा कार्यक्रम होता है इस दिव्य कला मेले के अंतर्गत। इसमें जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, हथकरघा या कढ़ाई के काम और पैकेज फूड आदि का
आकर्षक प्रस्तुतिकरण किया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। पाटमित्रों मोबाइल एप्लीकेशन है, तो इस मोबाइल एप्लीकेशन किस प्रकार के किसानों के सहयोग के लिए पाटमित्रों मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की गई है, हमें ये बताना है। पाटमित्रों मोबाइल एप्लीकेशन किस प्रकार के किसानों के सहयोग के लिए बनाई गई है, ये हमें बताना है। साथियों, ये पाटमित्रों अब विकल्प आपके सामने पहले ए गन्ना उत्पादक किसान, बी है आपका जूट उत्पादक किसान, सी है कपास उत्पादक किसान और डी है आपका चाय उत्पादक किसान। तो ये जो पाटमित्रों मोबाइल एप्लीकेशन है साथियों, ये बनाई गई है आपकी जूट उत्पादक किसानों की सहायता के लिए। अभी किस प्रकार से सहायता करता है, तो जो वस्त्र मंत्रालय है उसके द्वारा जूट किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि विज्ञान के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने के लिए एक जूट संगोष्ठी आयोजित की गई, और जिसका जो आयोजित किसने की, तो ये भारतीय जूट निगम लिमिटेड ने की, और इन्हीं के द्वारा विकसित एप्लीकेशन है पाटमित्रों। तो ये लॉन्च किया गया, ये 6 भाषाओं में उपलब्ध है, 6 भाषाओं में उपलब्ध है। और आप जानते हैं जूट उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा है आपका, पश्चिम बंगाल। तो ये 6 भाषाओं में उपलब्ध है और ये सभी उपयोगकर्ताओं को निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से क्या होता है, किसानों को अपने जूट भुगतान को ट्रैक करने, प्रश्नों के लिए चैटबॉट का उपयोग करने और इसके लिए काम करता है। तो भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान आता है। हालांकि उत्पादित क्षेत्र और जो एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश विश्व में अग्रणी है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, तो इसका जो मोस्टली प्रोडक्शन होता है उसका कंजप्शन अपने देश में ही हो जाता है, तो एक्सपोर्ट की मात्रा कम होती है। और एक्सपोर्ट कौन सबसे अधिक करता है, तो बांग्लादेश है। चलते अगले प्रश्न की ओर। विश्व के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स जो सूची जारी करता है उसमें कौन सी महिला शीर्ष पर हैं, ये जो फोर्ब्स की शक्तिशाली महिलाओं की सूची उसमें है। विकल्प आपके सामने ए रोशनी नादर मल्होत्रा, बी निर्मला सीतारमण, सी शोमा मंडल और डी किरण मजूमदार शाह। तो साथियों, जो विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 100 महिलाओं का जो है सूची जारी करता है संस्था है आपकी फोर्स वो, तो उसमें भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण जी, रोशनी नादर, मल्होत्रा, शोमा मंडल, किरण मजूमदार शाह सबको शामिल किया गया है। तो ये बताना है कि इसमें से भारतीय महिला कौन सी ऐसी है भारत में जिसकी शीर्ष रैंकिंग है। हालांकि शीर्ष में रैंकिंग तो नहीं है, मतलब लेकिन अंडर 100 में आती हैं। तो भारत में जो सबसे ताकतवर महिला बताई गई वो है निर्मला सीतारमण जी, और इनका इस रैंकिंग में स्थान है आपको वो 32 है। और इसके बाद नंबर आता है आपका, तो वो है आपकी रोशनी नादर, इनका नंबर है 60। देन इसके बाद आते हैं आपके शोमा मंडल, इनका स्थान है 70वीं विश्व की सबसे ताकतवर महिला मानी सूची में। और किरण मजूमदार शाह है वो आपका 76 स्थान पर, इनका नाम इस 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में स्थान है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में डोनाल्ड टस्क जो है किसी देश के प्रधानमंत्री के रूप में इनको शपथ दिलाई गई है। तो आपको ये बताना है कि डोनाल्ड टस्क जी जो इनको शपथ दिलाई गई है ये किस देश के पीएम बने हैं। विकल्प आपके सामने ए फ्रांस, बी इटली, सी पोलैंड, डी लिथुआनिया। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका पोलैंड। ये जो राष्ट्रपति पोलैंड के हैं, राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा, इन्होंने डोनाल्ड टस्क को नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर मार्ट्यूज मोरावकी का स्थान लिया है। इससे पहले कौन प्रधानमंत्री थे, मार्ट्यूज मोरावकी। और इसमें ये जो है डोनाल्ड टस्क प्रधानमंत्री बने हैं। टस्क इसके पहले यूरोपीय संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और वो 2007 से लेकर 2014 तक पोलैंड के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, ये बताना है आपको। विकल्प आपके सामने ए अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ष, बी अंतर्राष्ट्रीय खेल वर्ष, सी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष और डी
बी है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, सी अंतर्राष्ट्रीय कैमिलेट वर्ष और डी है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता वर्ष। साथियों इसका राइट आंसर है आपका अंतर्राष्ट्रीय कैमिलेट वर्ष। 2023 को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में और 2024 को मनाया जा रहा है आपका अंतर्राष्ट्रीय कैमिलेट्स वर्ष के रूप में। अब ये कैमिलेट्स क्या होता है पूछेंगे सर, तो ये कैमिलेट्स जैसे जुगाली करने वाले शाकाहारी जहाँ जीव होते हैं, जैसे कैमल से आप समझ लीजिए, कैमल माने ऊँट होता है, जो ऊँट की तरह दिखने वाले जो जीव होते हैं उसी प्रजाति के होते हैं। इनकी पतली गर्दन होती है, लंबे पैर होते हैं और नुकीले दांत होते हैं। ये ऊँट के समान ही दिखते हैं, ऊँट नहीं होते। ऊँट के पैर में गद्दीदार होते हैं, लेकिन इनके खुर नहीं होते, बल्कि पैर में 2 उंगलियां होती हैं। कैमलेट्स एंडीज पर्वत श्रेणी के ऊंचे क्षेत्रों जैसे अफ्रीका और एशिया के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और कैमलेट्स के अंतर्गत क्या क्या आता है? ऊँट है, लामा है, अल्पाका है, विकुना है, गुआना कुश आदि इस कैमलेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं के इन्हीं के लिए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2024 को जो है अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट वर्ष के रूप में मनाने का घोषित किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? काफ़ी चर्चा में रहा है भारतीय किसान दिवस, तो आपको बताना है कि किस दिन मनाया जाता है भारतीय किसान दिवस। साथियों विकल्प आपके सामने ए 2 अक्टूबर, बी 23 दिसंबर, सी आपका 25 दिसंबर और डी है आपका 2 जनवरी। तो बताना आपको राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर साथियों आपका 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका वेलकम टू पैराडाइज। पुस्तक का नाम है क्या है? वेलकम टू पैराडाइज। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प आपके सामने ए रघुराम राजन, बी हुमा कुरैशी, सी झुम्पा लाहिड़ी और डी ट्विंकल खन्ना। साथी पुस्तक है आपकी वेलकम टू पैराडाइज के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो इसकी राइटर हैं आपकी ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना इसकी राइटर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका अनुच्छेद 338 का के तहत संवैधानिक निकाय माना गया है किसको? संवैधानिक निकाय है आर्टिकल 338 का के तहत कौन सा आपको ये बताना है। विकल्प आपके सामने ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, बी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, सी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और डी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। साथियों इसका राइट आंसर है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। अनुसूचित जनजाति आयोग, पहले ये अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों एक ही हुआ करते थे, लेकिन अब अलग हो गया है। तो 338 का जो है आपका वो अनुसूचित जनजाति आयोग है। तो इसके एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है तथा इसके 5 सदस्य होते हैं। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं विजय शांपला। विजय शांपला इसके अध्यक्ष हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार किस देश से लिया गया है? विकल्प आपके सामने ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी आयरलैंड। साथियों ये विचार हमने लिया है आयरलैंड देश से। किससे लिया है? आयरलैंड से।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनेगी। तो एक बात तो इससे आपको ये क्लियर होगी कि संसद किससे मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों ही संसद के अंग होते हैं। तो ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है ऐसा? विकल्प आपके सामने, ए आर्टिकल 74, बी आर्टिकल 75, सी आर्टिकल 79 और डी आर्टिकल 80। साथियों ये लिखा गया है आपके आर्टिकल 79 में। 74, 75 तो आपके मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री से संबंधित हैं। आर्टिकल 79 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और दोनों सदन जो लोकसभा राज्यसभा उनसे मिलकर भारत की संसद बनेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, सभी जलवायु एवं मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में घटित होती हैं? वायुमंडल के साथ ही तमाम भाग हैं, जैसे आपका क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर समताप मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर बहिर्मंडल है। तो आपको बताना है कि सारी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं। तो विकल्प आपके सामने समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। साथ ही इसका राइट आंसर आपका क्षोभ मंडल। ये पृथ्वी की सतह से सबसे पहले शुरू होता है ये, और इसी मंडल में जलवायु एवं मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं, जिसको मंडल को कहते हैं क्षोभ मंडल। और इसीलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवर्तन मंडल, क्योंकि मौसम संबंधी और जलवायु संबंधी सभी परिवर्तन इसी भाग में घटित होते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। इसका मुख्यालय कहाँ है बताना है आपको। विकल्प ए मुंबई, बी कोलकाता, सी लखनऊ और डी भोपाल। मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, भोपाल। तो साथ ही इसका राइट आंसर है आपका लखनऊ। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है आपका? लखनऊ में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान कौन था, ये प्रश्न है आपका। आपको इसका बताना है उत्तर। साथियों विकल्प आपके सामने, ए इब्राहिम लोदी, बी बहलोल लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी बलबन। साथियों आखिरी वंश था आपका लोदी वंश, और लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। और ये इसका युद्ध हुआ था 1526 में। कौन सा युद्ध हुआ था? वो प्रसिद्ध युद्ध था आपका पानीपत का युद्ध। इसमें क्या किया, बाबर ने इसको दिया, पराजित कर दिया। बाबर ने पराजित इसको कर दिया और दिल्ली सल्तनत का हो गया अंत। यहाँ से शुरू हो गया मुगल काल। तो अंतिम शासक कौन था आपका? इब्राहिम लोदी। चलते अगले प्रश्न की ओर। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? भारत में शक संवत चलता है, उसकी शुरुआत किसने की थी बताना है आपको। विकल्प आपके सामने, ए कनिष्क, बी हर्षवर्धन, सी कृष्णदेव राय और डी पुष्यवर्धन। साथियों इसका राइट आंसर है आपका कनिष्क, जो कि कुषाण वंश से संबंधित था। और ये जो है इसी के समय में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। चौथी बौद्ध संगीत हुई थी कहाँ पर? आपकी कुंडलवन में। संगीत हुई थी कुंडलवन में, कश्मीर। और इसलिए शुरू कराया था शक संवत। चलते अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी, ये बताना है आपको। विकल्प आपके सामने, ए राजगृह, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र और डी कुंडलवन। साथियों चारों ही एक बार रिवाइज कर लेंगे इसके प्रश्न के बाद, साथ में याद हो जाएगा आपको। आप बताइए विकल्प क्या है, तब तक मैं पानी पीता हूँ जरा।
पहली बौद्ध संगीति आपकी हुई थी साथियों राजगृह में, दूसरी हुई वैशाली, तीसरी हुई पाटलिपुत्र, चौथी हुई कुंडलवन। अब इसके समय में कौन था? तो शासक था अजातशत्रु। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो थे महाकश्यप। दूसरी हुई थी आपकी वैशाली में, किसके समय में हुई थी? कालाशोक के समय में हुई थी। तीसरी हुई थी आपकी अशोक के समय में, और चौथी आपकी हुई थी कनिष्क के समय में। पहले के अध्यक्ष थे आपके महाकश्यप, दूसरी के अध्यक्ष थे सभ्यगामी, तीसरी के अध्यक्ष थे मुगल पुत्तिष्य, और चौथी के अध्यक्ष थे वसुमित्र, और अश्वघोष थे इसके उपाध्यक्ष। तो ये दूसरी वाली कहाँ पर हुई थी आपकी? सीरियल आपको वैशाली में। चलते अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने राजत्व का सिद्धांत लागू किया था? विकल्प आपके सामने: ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी सिकंदर लोदी, डी जलालुद्दीन खिलजी। तो आपको बताना है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने राजत्व का सिद्धांत लागू किया था। साथ ही इसका राइट आंसर है आपका वो कोई और नहीं, वो था आपका बलबन। कौन था? बलबन। और इसी बलबन ने एक अलग सैन्य विभाग भी बनाया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज, और सीमांत क्षेत्रों के लिए इसने विशेष सैन्य बल की नियुक्ति भी की थी। जो आपका नॉर्थ वेस्ट एरिया था, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जहाँ से विदेशी आक्रांता आक्रमण करते रहते थे, तो उस सीमांत क्षेत्र की रक्षा के लिए इसने विशेष एक सैन्य बल का गठन भी किया था। अगला प्रश्न साथियों, कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना एक गृह युद्ध है? ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, काफ़ी बार पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। आप देखते हैं छोटी प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर प्रश्न वही होते हैं, पीसीएस के लिए नए प्रश्न बन जाते हैं और आपके लिए वो प्रश्न किसी न किसी रूप में रूप बदल कर सामने आ जाते हैं। तो आपको बताना है कि किसने कहा था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना एक गृह युद्ध है। विकल्प ए है आपका सर सैयद अहमद खान, बी बाल गंगाधर तिलक, सी खान अब्दुल गफ्फर खान, डी वैलेंटाइन शेरोल। साथियों ये कहा था आपके सर सैयद अहमद खान। इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस बिना वास्तव में हथियारों के बिना ही एक गृह युद्ध है, और इन्होंने ही 1975 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में जाके क्या बन गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। चलते अगले प्रश्न की ओर। किस सुख गुरु ने गुरु पद को समाप्त कर दिया? किस सुख गुरु ने गुरु पद को समाप्त कर दिया? विकल्प आपके सामने: ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु हरिदास, सी गुरु तेग बहादुर, और डी गुरु गोविंद सिंह। साथ ही इसका राइट आंसर आपका गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के 10वें गुरु थे, और इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की तथा गुरु पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी नांदेड़ महाराष्ट्र में। सही रूप में पूछा जाए जो खालसा पंथ था तो जो सिख संप्रदाय था उसको सैन्य शक्ति रूप में बदलने का कार्य भी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। रजत क्रांति किसकी उत्पादन से संबंधित है? रजत क्रांति आपकी किसके उत्पादन से संबंधित है आपको ये बताना है। विकल्प आपके सामने: ए अंडा उत्पादन, बी शहद उत्पादन, सी है आपका ये शहद, सी है आपका उर्वरक उत्पादन, और डी है आपका बायोडीजल उत्पादन। रजत क्रांति का उत्पादन
किसके उत्पादन से संबंधित है, आपको ये बताना है। अंडा उत्पादन, शहद उत्पादन, उर्वरक उत्पादन या बायोडीजल उत्पादन। साथियों, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1969 में, और इसका जनक उस समय पीएम कौन था, इंदिरा गांधी जी, तो उनका काफ़ी योगदान माना जाता है। और ये क्रांति संबंधित थी, अंडा उत्पादन से संबंधित थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि पूछिए, याद रखना क्या है, ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, ग्लांस। विकल्प आपके सामने, ए पीनियल ग्लांस, बी यकृत, सी थायराइड और डी अग्न्याशय। साथियों, सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी थायराइड ग्रंथि, और यदि सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो वह है आपकी पीनियल ग्रंथि। ये है सबसे छोटी। सबसे बड़ी कौन सी है? थायराइड। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, और अंतिम प्रश्न है आपका, किस राज्य के समुद्र तट पर भारत का पहला समुद्र तापीय ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है? भारत के किस राज्य के तट पर पहला समुद्री तापीय, जिसको बोलते हैं आप समुद्र के ताप से विद्युत बनाने वाला यंत्र, ये कहाँ पर लगाया गया है आपका, तो ये बताना है आपको। विकल्प आपके सामने, ए केरल, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो साथ ही इसका राइट आंसर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के चेन्नई जो शहर है उसके समुद्र तट पर भारत का पहला समुद्र तापीय ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, जिससे विद्युत की प्राप्ति भी की जा रही है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको हमारा ये क्वेश्चन सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी। आप इसके माध्यम से चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको हमारे प्रत्येक जो भी नया कॉन्सेप्ट आता है, नया हम लेक्चर लेके आते हैं या आपके लिए प्रश्नों की सीरीज लेके आते हैं, उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसका अधिक से अधिक लाभ लेते रहें। मैं आपके लिए ऐसे ही अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो करंट पर बेस्ड होंगे, मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।